वॉशिंगटन डीसी, जहां से पूरा अमेरिका संचालित होता है, कई कॉन्स्पायरेसी सिद्धांतकारों के अनुसार सीक्रेट सोसाइटीज का गढ़ है। उनके अनुसार यहाँ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं जो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के गतिविधियों को संचालित करते हैं और अमेरिका के आज़ादी के बाद से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका रही है। इन गुप्त संगठनों में जो सबसे विख्यात नाम सामने आते हैं वो है इल्यूमिनाती और फ्रीमेसनरी। सीक्रेट सोसाइटीज के पहले एपिसोड में हमने बताया था कि किस प्रकार इल्यूमिन्स, एलम्ब्रादोस और इल्यूमिनाती संगठनों की शुरुआत हुई और कैसे समाप्ति। यह एपिसोड देखने से पहले कृपया पहला एपिसोड जरूर देखें ताकि आगे बताई गई बातों को आप समझ पाएं। मध्य युग के दौरान यूरोप में उजागर हुए शिल्पकारों का समूह, जिन्हें उनके सुंदर कला और अद्भुत भवन निर्माण के लिए जाना जाता था। ये लोग दूसरे शिल्पकारों की तरह किसी राजा या धनी ताकतवर मालिक के गुलाम नहीं थे, इसलिए अपनी सुंदर कला, पत्थरों को तराशने की गुप्त जानकारियां और अद्भुत भवन निर्माण की खूबियों को दुनिया से छिपाकर रखते थे। इन्हें फ्रीमेसनरी कहा गया। फ्रीमेसनरी संगठन में 3 चरण शामिल हैं। सबसे पहले मध्य युग के दौरान ऑपरेटिव मैसन्स के संगठित आवासों का उदय, फिर पारंपरिक समारोह करके स्वीकार किए गए मेसन्स के रूप में सदस्यों का प्रवेश और अंत में लॉज के विकास और उन पर शासन करने के लिए ग्रैंड लॉज का उदय। इन प्रक्रियाओं में पारंपरिक समारोह करके बाहरी सदस्यों का प्रवेश लगभग 1650 में शुरू किया गया था। बाहरी सदस्यों को फ्रीमेसनरी में शामिल होने के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती ताकि वह कभी भी संगठन की किसी भी प्रकार की आंतरिक जानकारी को बाहर ना बताए। इस प्रकार फ्रीमेसनरी में लोग शामिल होने लगे और जगह जगह इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए जिन्हें गिल्ड कहा गया, और यह छोटे छोटे गिल्ड मिलकर एक बड़े समूह का निर्माण करते जिसे लॉज कहा गया। फिर ये लॉजेस मिलकर एक अधिक बड़े संगठन का निर्माण करते जिन्हें ग्रैंड लॉज कहा गया। आज भी फ्रीमेसनरी के संगठन विश्व भर में मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन के इस युग में फ्रीमेसन्स के सुंदर और अद्भुत कला किसी से छिपी नहीं। इन्हें अब सामाजिक सेवाओं एवं दान के लिए जाना जाता है। इनके अनुसार ये अब चैरिटी और शिक्षा के अवसर प्रदान करके व्यक्ति के चरित्र को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। दुनिया भर में अनेक आलोचनाओं के बाद अब फ्रीमेसनरी सोसाइटी ने अपने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक किए हैं, जिनके अनुसार इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए व्यक्ति को 3 अलग अलग अनुक्रमों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें लेवल्स ऑफ हायरार्की कहते हैं। व्यक्ति को संगठन से जुड़ने के लिए हायरार्की के इन 3 लेवल्स को पार करना पड़ता है, जिसमें पहले लेवल में व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे संगठन के रिवाजों की शपथ दिलाई जाती है। दूसरे लेवल में व्यक्ति को संगठन में प्रवेश दिया जाता है और तीसरे लेवल में व्यक्ति को मास्टर की उपाधि दी जाती है। इन तीनों लेवल्स को पार करने के बाद व्यक्ति फ्रीमेसनरी सोसाइटी में पूर्ण रूप से शामिल हो जाता है। दुनिया भर के कई जाने माने और विख्यात नेता, अभिनेता, संगीतकार और व्यापारी किसी न किसी रूप से फ्रीमेसनरी के हिस्सा रह चुके हैं। अभी तक दुनिया भर के देशों को मिलाकर लगभग 60 लाख लोग फ्रीमेसनरी के विशाल संगठन में शामिल हो चुके हैं। संगठन के अनुसार उनके मेंबर्स दुनिया भर के मजहब, रूढ़िवादी और कट्टर विचारों से हटकर संसार की भलाई के बारे में सोचते हैं और सामाजिक सेवाओं के लिए दान करते हैं, लेकिन फिर भी इनके समूह को बेहद शक की नज़र से देखा जाता रहा है। दुनिया में हुई बड़े बदलाव और गुप्त षड्यंत्र के लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। कॉन्स्पायरेसी सिद्धांतकार ये मानते हैं कि फ्रीमेसनरी के लोग दुनिया भर के सरकारों के साथ मिलकर गुप्त तरीके से दुनिया पर राज कर रहे हैं। राक्षस की पूजा
और मानव खून पीने तक के आरोप इनके लोगों पर लग चुके हैं। तो क्या वास्तव में फ्री मेसनरी एक गुप्त संगठन है? क्या इस संगठन का कोई गुप्त शैतानी मकसद है जिसे ये अपनी सामाजिक सेवाओं और दान की आड़ में दुनिया से छिपाते हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकारों के पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे इनके बारे में फैली अफवाहों और इन पर लगे आरोपों को सच माना जाए? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि फ्री मेसनरी जैसी गुप्त संस्थाओं के अमेरिकी राजनीतिक ताकत के साथ संबंधों का सबसे बड़ा सबूत है ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिस पर इनका गुप्त सिंबल तक कायम है। ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकी आधिकारिक राज चिन्ह है जिसे सरकारी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस चिन्ह का सबसे पहला सार्वजनिक प्रयोग 1782 में हुआ था। ग्रेट सील के फ्रंट साइड को देखकर ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिस पर शक किया जाए, लेकिन सील के रिवर्स साइड पर फ्री मेसनरी के चिन्ह से मिलता जुलता एक चिन्ह छपा है, जिस पर लैटिन भाषा में लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, जिसका अर्थ है अ न्यू ऑर्डर ऑफ एजेस, जिसे कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकार दुनिया के संचालन के लिए एक नया आदेश या नियम बताते हैं। फ्री मेसनरी के चिन्ह से मिलता जुलता यह चिन्ह आई ऑफ प्रोविडेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ्री मेसनरी सोसाइटी का एक मुख्य चिन्ह है। तो क्या फ्री मेसनरी के चिन्ह का अमेरिका की आधिकारिक मोहर के तौर पर प्रयोग किया जाना यह दर्शाता है कि फ्री मेसनरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की राजनीतिक व्यवस्था में रहकर दुनिया को गुप्त तरीके से काबू कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकी $1 बिल पर भी एक लंबे समय से छापे जा रहे हैं। अमेरिकी $1 बिल पर इस चिन्ह को आसानी से देखा जा सकता है। तो क्या वास्तव में फ्री मेसनरी इतने ताकतवर है कि वो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी पर भी अपना असर बनाए हुए हैं? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। 1862 में अमेरिकी मुद्रा के डिजाइन का जिम्मा जब से ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग को सौंपा गया, तब से $1 बिल के डिजाइन में कुछ साधारण बदलाव हुए हैं। कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकार यह मानते हैं कि $1 बिल पर छपे ग्रेट सील के चिन्ह कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिजाइन किए थे, जो कि फ्री मेसनरी सोसाइटी के मेंबर भी थे। यह बात सच है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्री मेसनरी के मेंबर थे और फिलाडेल्फिया में मौजूद सेंट थॉमसन फ्री मेसनरी के सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से फ्री मेसनरी सोसाइटी का यह सिंबल $1 बिल पर छापे गए? $1 बिल पर छापे गए ग्रेट सील के चिन्ह हमें कुछ और भी बताते हैं। आई ऑफ प्रोविडेंस के ऊपर एनुइट कोइप्टिस और नीचे एक अधूरा पिरामिड जिस पर 13 सीढ़ियां बनी है। सीढ़ी के सबसे नीचे साल 1776 ईगल के ऊपर बने 13 स्टार्स और ईगल के पंजों में 13 ऑलिव की पत्तियां और 13 तीर आखिर किस बात की तरफ इशारा करते हैं? इसके अलावा एक और छिपा हुआ सिंबल, एक उल्लू। आखिर ये सब निशान किस तरफ संकेत करते हैं? क्या कोई सीक्रेट सोसाइटी ऐसी है जहां उल्लू और 13 नंबर को ज्यादा महत्व दिया जाता था? कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकार मानते हैं कि उल्लू को इल्यूमिनाती में महत्व दिया जाता था और साल 1776 को इल्यूमिनाती की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 13 नंबर फ्री मेसनरी से संबंधित है। तो क्या वाकई में कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इनके पीछे छिपी है? आइए जानते हैं। रोमन नंबर में छपा साल 1776 असल में अमेरिका की आज़ादी का साल है, जिस साल वो ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। ग्रेट सील में 13 स्टार्स और 13 ऑलिव के पत्ते या पिरामिड की 13 सीढ़ियां किसी सीक्रेट सोसाइटी के हायरार्की नहीं, बल्कि ये अमेरिका के 13 उपनिवेश को दर्शाते हैं, जो 1607 से लेकर 1733 के बीच ब्रिटेन से आकर अमेरिका के पूर्वी तटों पर बसे थे। 1776 में जब ये उपनिवेश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए,
तो ये उपनिवेश न रहकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गए। इन्हीं के गौरव को दर्शाने के लिए इन्हें अमेरिकी झंडे और अमेरिकी राज चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखा ऑर्डो सेक्लोरम, जो कि प्राचीन रोम के कवि वर्जिल के लेखों से लिया गया है, जिसका अर्थ है अ न्यू ऑर्डर ऑफ एजेस, यानी नए अमेरिकी युग की शुरुआत। और ऊपर लिखा एनुइट कोइप्टिस, जिसका अर्थ है प्रोविडेंस इन फेवर ऑफ द अमेरिकन कॉज, यानी अमेरिकी कारण के पक्ष में प्रोविडेंस। ये दोनों मोटो अमेरिकी ताकत को दर्शाते हैं। अब पिरामिड के ऊपर बना आई ऑफ प्रोविडेंस एक आंख जिससे रोशनी की किरणें निकल रही हैं और जो फ्री मेसनरी के सिंबल से काफी मिलती जुलती है और जिसे आजकल इंटरनेट पर इल्यूमिनाती का सिंबल बताया जाता है। असल में इल्यूमिनाती का ऐसा कोई सिंबल था ही नहीं। एडम वॉयसप ने जिस चिन्ह को इल्यूमिनाती का मुख्य चिन्ह बनाया था वह इस प्रकार था, जिसमें एक उल्लू किताब के ऊपर बैठा है। आई ऑफ प्रोविडेंस फ्री मेसनरी के सिंबल से काफी अलग है। फ्री मेसनरी ने जिस आंख को अपना सिंबल बनाया था वो किसी ट्रायंगल में नहीं बल्कि बादलों से घिरा था। और आई ऑफ प्रोविडेंस किसी सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल नहीं बल्कि क्रिश्चियन आइकोनोग्राफी का एक सिंबल है जिसका अपना इतिहास है। ट्रायंगल के अंदर यह आंख पुनर्जागरण काल में क्रिश्चियन ट्रिनिटी का एक मुख्य चिन्ह रही है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार इस ट्रायंगल के 3 कोनों का अर्थ है एक ही ईश्वर के 3 व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों समान रूप से अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान है। इस चिन्ह को क्रिश्चियन रिलीजन से जुड़े कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा है। आई ऑफ प्रोविडेंस को अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की करेंसी नोट्स में भी प्रयोग किया जाता रहा है। कुछ सिद्धांतकार यह तर्क देते हुए कहते हैं कि अगर इन सभी सिंबल्स के अपने अपने अर्थ हैं तो फिर $1 बिल पर ग्रेट सील सिंबल को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्यों डिजाइन किया था, जो कि एक फ्री मेसनरी थे। ये बात सच है कि ग्रेट सील को डिजाइन करने के 3 कमेटी में से पहले कमेटी में बेंजामिन फ्रैंकलिन शामिल थे और यह बात भी सच है कि वे एक फ्री मेसन थे, लेकिन असल में उनके द्वारा सुझाए गए इस डिजाइन को ग्रेट सील के लिए कभी चुना ही नहीं गया और ना ही उन्होंने कभी फ्री मेसनरी या किसी सीक्रेट सोसाइटी के सिंबल को डिजाइन किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिस डिजाइन का सुझाव दिया था उसमें मोसेस समुद्र के किनारे खड़े होकर अपने हाथ फैला रहे हैं। इसके अलावा 2 और कमेटी ने भी ऐसी किसी भी डिजाइन या सिंबल का सुझाव नहीं दिया था जो किसी सीक्रेट सोसाइटी से संबंध रखता हो। तो आखिर $1 बिल पर ग्रेट सील के सिंबल्स कहां से आए और कैसे छापे गए? अगर हम अमेरिकी इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक चार्ल्स थॉमसन ने साल 1782 में ग्रेट सील के डिजाइन को प्रस्तावित किया था। उन्होंने इस डिजाइन को एक बोल्ड और एलिगेंट डिजाइन बनाने के लिए अपने स्वयं के विचारों के साथ तीनों कमेटी के प्रतीकात्मक तत्वों को शामिल किया था और $1 बिल पर ग्रेट सील के डिजाइन 1935 में छापे गए। इसकी शुरुआत 1934 में तब हुई थी जब सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर हेनरी ए वैलेंस सील के इतिहास का एक मैगजीन पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने रिवर साइड का पिरामिड वाला डिजाइन देखा और सोचा कि इस डिजाइन का एक कॉइन जारी होना चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सलाह दी कि उन्हें ग्रेट सील के इस डिजाइन का एक कॉइन इशू करना चाहिए। प्रेसिडेंट को यह बात पसंद आया, लेकिन उन्होंने इस डिजाइन के कॉइन जारी ना करके $1 के नोट पर इसे छापने का फैसला किया और तभी से ये डिजाइन $1 बिल पर छपते आ रहे हैं। अगर हम पुराने समय के कुछ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल करेंसी देखें तो उस पर भी हमें ये डिजाइन दिखेंगे। कुछ कॉन्स्पिरेसी सिद्धांतकार $1 बिल में एक छिपे हुए उल्लू को इल्यूमिनाती के सिंबल से जोड़कर देखते हैं। तो क्या यह छिपा हुआ उल्लू वास्तव में इल्यूमिनाती का सिंबल है? ये बात सच है कि एडम वॉयसॉप ने उल्लू को इल्यूमिनाती का मुख्य चिन्ह बनाया था, जिसके विषय में हमने पहले एपिसोड में विस्तार से बताया है। लेकिन यहाँ सच्चाई यह है कि यह छिपा हुआ उल्लू वास्तव में उल्लू है ही नहीं, बल्कि यह एक डिजाइन पर दूसरे डिजाइन के ओवरलैप होने से बना है
और उल्लू के जैसा दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो सिंबल्स कभी किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े ही नहीं थे, उन्हें कैसे कुछ कॉन्स्पायरेसी सिद्धांतकार कॉन्स्पायरेसी से जोड़कर देखते हैं और इनके पीछे षड्यंत्र और साजिश होने का दावा करते हैं। ये बात अलग है कि ये सभी सिंबल्स और डिजाइन्स एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सभी सिंबल्स और डिजाइन्स के अपने अपने इतिहास और अर्थ हैं। इल्यूमिनाती नामक सीक्रेट सोसाइटी का अस्तित्व इतिहास में कब का समाप्त हो गया और फ्री मेसनरी के विषय में आपने जान लिया। हो सकता है कि उस समय कोई कॉन्स्पिरेसी इल्यूमिनाती या किसी दूसरी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ी हो और दुनिया के सामने कभी ना आई हो। हो सकता है कि उस समय इनका कोई शैतानी मकसद भी रहा हो, लेकिन आधुनिक युग में ऐसा होने का कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिलते। इंफॉर्मेशन के ऐसे युग में जहां इंफॉर्मेशन शेयर करने के इतने माध्यम हैं कि किसी सीक्रेट सोसाइटी का छिपकर रह पाना संभव नहीं। फ्री मेसनरी में दुनिया भर से मशहूर और अमीर लोग जुड़ते हैं ताकि वे दान और सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान दे सके, भले ही ये सब एक दिखावे की तौर पर क्यों ना हो। और कौन सा संगठन यह नहीं चाहेगा कि उनके शक्ति को लेकर दुनिया भर में अफवाहें चर्चित ना हो। आखिर इन अफवाहों से उनकी लोकप्रियता तो बढ़ती ही है। आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर करने के इतने सारे माध्यम हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई सीक्रेट सोसाइटी गुप्त रहकर दुनिया पर राज कर पाए। असल में दुनिया के गतिविधियों का संचालन कॉरपोरेट जगत के बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है और सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है, छिपकर या गुप्त रहकर नहीं। हमारे अनुसार सीक्रेट सोसाइटीज दुनिया को गुप्त रहकर काबू कर रहे हैं। ऐसी बातों को चर्चाओं और अफवाहों में इसलिए लाई जाती है ताकि आपको अपने देश के मूल मुद्दों से भटकाया जा सके। बाकी आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।